Hello, I'm Dr. Nisha Rawat, and in today's podcast, we'll talk about pregnancy. Pregnancy is a beautiful journey, yet a delicate one. तो इसी जर्नी के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड अ वेरी रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला जमाल. सो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के मिस एंड फैक्ट्स के बारे में और जानेंगे आपके डाइट, आपकी न्यूट्रिशन, आपके क्वेश्चंस जो आपके मन में हैं, आप जानना चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड. तो आइए चलिए बात करते हैं डॉक्टर शैला जमाल से. हेलो डॉक्टर शैला. हाय डॉक्टर शैला, प्रेगनेंसी आई मीन इट्स सच अ ब्यूटीफुल टॉपिक एंड आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि जो ऑडियंस है वो जानना चाहेंगी बहुत सारी चीज़ें. एंड मैं एक मीडियम हूँ जो आज आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगी फॉर दिस. सो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर शैला, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ? सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन, और एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी लड़कियां एक्टिव रहें. कपल्स प्लान्ड कॉन्सेप्शन की तरफ जाएं. कुछ मेडिकल टेस्ट है जो हम रेकमेंड करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ताकि थैलेसीमिया रूल आउट हो सके. आपका HbA1c कंट्रोल है कि नहीं है. थायराइड का भी टेस्ट हम कराना ज़रूरी समझते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्लीप, डाइट, न्यूट्रिशन, इन सब का ख्याल रखें. सो जैसे हम बिफोर प्रेगनेंसी की बात करें, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, सो एक आज के टाइम पे एवरीवन इज़ वर्किंग, लाइफस्टाइल चेंज है, तो एक मिथ है और फैक्ट है दैट देयर इज़ एन एज फॉर कंसेप्शन. लाइक अगर आप लेटर एजेस में प्लान कर रहे हैं सो प्रेगनेंसी क्वेश्चन मार्क में आ जाती है. इज़ इट ट्रू? बहुत हद तक सही भी है. बायोलॉजिकल क्लॉक कैन नॉट बी डिफाइड. आपकी एजिंग के साथ जो ओवेरियन रिजर्व है वो घटता भी है और उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है. तो इट इज़ बेटर कि अगर किसी को अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, हर चीज़ इन लाइन है, तो 30 ईयर्स से पहले आप अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी एटलीस्ट प्लान कर सकते हैं. हम सब समझते हैं कि वी ऑल आर वर्किंग, शादियां लेट हो रही हैं, बच्चों की प्लानिंग लेट हो रही है, तो एग फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए काफ़ी कॉमन है. दोज हु कैन अफोर्ड, दोज हु अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस कैन गो फॉर इट. उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रेगनेंसी अब बस खतरे के रडार में आ चुकी है. वी आर देयर टू फॉलो यू, वी आर देयर टू गाइड यू, वी आर देयर टू मैनेज यू. सिर्फ आपको ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत होती है. कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें जो भी हाई रिस्क फैक्टर्स डेवलप होने के चांसेस हैं वो पता कर लिए जाते हैं. आई एम श्योर एंड आई प्रॉमिस एवरी प्रेगनेंसी विल बी अ ब्यूटीफुल जर्नी. डॉक्टर शैला, एग फ्रीजिंग के बारे में आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे? एग फ्रीजिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम एग स्टिमुलेट करते हैं और एक पर्टिकुलर नंबर आने पे हम उनको रिट्रीव करके क्रायो बैंकिंग या क्रायो प्रेजर्वेशन के लिए रख देते हैं. और ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होता है, बट इट कैन बी स्टोर्ड टिल यू आर बायोलॉजिकली एंड सोशली प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रेगनेंसी. तो एग फ्रीजिंग फिजिबल है. आजकल तो मैं कहूँगी थोड़ा सा अफोर्डेबल भी है, और ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी जो एज, फॉर एग्जांपल आपने 24 ईयर्स ऑफ एज पे अपना एग पिकअप कराया एंड यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी व्हेन यू आर 35, तो एग की एज 24 ईयर्स वाली ही मिलेगी. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मिरेकल एंड एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस. Beautiful. And once a woman conceive, then what are the lifestyle changes? किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? Most important, like. Yes. Thank you for putting up this question. एक तो हम सब ये समझे कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बीमारी नहीं है कि हमें बहुत कुछ अलग करना है या बहुत कुछ अवॉइड करना है. आप बस नॉर्मल रहें. बट डेफिनेटली आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि सब लोग अपनी नींद का ध्यान रखें. एक पर्टिकुलर टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है. सेकंड, आप अपने आप को एक्टिव रखें. कुछ फर्स्ट 2-3 मंथ्स मुश्किल होते हैं काफ़ी पेशेंट्स के लिए, जिनको बहुत नौजिया, वॉमिटिंग, थकावट, गिरावट, ये सब फीलिंग्स आती हैं. दे शुड टेक एडिक्वेट रेस्ट. उस टाइम आप हीरोइज्म में नहीं जाएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक्टिव रह सकती हूँ, मेरी बॉडी की डिमांड कुछ और है और मैं कुछ और करना चाह रही हूँ. तो अपनी बॉडी से प्लीज़ लड़ाई ना करें. प्लीज़ रेस्पेक्ट वट एवर योर बॉडी इज़ डिमांडिंग एट दैट टाइम. न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑलवेज स्ट्रेस ऑन नेचुरल होममेड क्लीन फूड, और क्रेविंग्स होती हैं. एंड अगेन एज आई सेड, यू शुड रेस्पेक्ट योर बॉडीज़ डिमांड. थोड़ा सा आप क्रेविंग के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जिस चीज़ की भी क्रेविंग है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर नॉट एलर्जिक, सेंसिटिव टू इट. एंड जैसे कुछ मौसम होते हैं उसमें मौसमी बुखार, इन्फेक्शंस, ये सारे ज़्यादा कॉमन होते हैं. तो वी ट्राई टू अवॉइड
आउटसाइड फूड, जंक फूड, बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में नोजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी ये सब बड़े कॉमन हो जाते हैं. So this is what I was about to ask कि is there something like complete no in the pregnancy, like नहीं, this is something that you should not eat, not at all. ओके, सो ये मिथ टर्न्ड इनटू प्रैक्टिस हो गया है. Okay. सो जब पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली फैमिलीज आती हैं और पूछती हैं कि क्या हमें पपाया खाना चाहिए, पाइनएप्पल खाना चाहिए, ये तो हम नहीं ले रहे, तो हम कहते हैं मत लो. अभी नहीं लेंगे तो कौन सा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये थोड़े से ना टमी इरिटेंट्स होते हैं. Okay. तो इससे गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है. कई लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग बहुत एक्सेसिव हो जाती है, और जब एक्सेसिव नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग होती है तो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर पड़ के मिसहैप्स भी हो सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी अनकॉमन. इसका कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस नहीं है. सो पपाया सीड्स आर अगेन इरिटेंट्स. बहुत पुराने ज़माने में उनको एज अ बॉडीफिशिएंट्स यूज़ भी करते थे, और तो इसलिए वहीं से शायद ये चीज़ शुरू हुई हो कि पपाया अवॉइड करना चाहिए. And pineapple is a strong fruit with strong juices, strong acids, so it may also irritate. थोड़ा मैं अपनी तरफ से कहती हूँ, जो फूड हार्ड टू डाइजेस्ट अभी इस टाइम आपको लग रहे हैं, जैसे अमरूद हुआ, या कोई ऐसा नया आपने फल सब्जी इंट्रोड्यूस अपनी लाइफ में करना चाहा. फॉर एग्जांपल किसी को कीवी आज तक नहीं खाया और प्रेगनेंसी में उनका मन हुआ कीवी खाएं, तो पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देखें. इफ इट्स Whether you're not allergic to it. you can consume it. Okay. When we talk about the food, okay, and कौन सा अच्छा है, like हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे कल्चर में कहते हैं you should eat lot of लड्डू घी में and then तिल and something like that. So that really works. I mean, is it a myth or is it a fact that it really works in your pregnancy? फूड कैन नेवर बी मिथ. मैं ये Okay. मानती हूँ कि नेचर ने जो हमें दिया है वो खाने के लिए ही दिया है. साइज एंड पोर्शन वी हैव टू डिसाइड. तो आप अगर माइंडफुली ईट करते हैं, जो भी खाते हैं, और ग्रैटिट्यूड से खाते हैं, तो आपकी बॉडी को पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा. सेकेंड थिंग इज़, कुछ चीज़ें हमें मालूम भी हैं कि हाँ ये ख़राब है. आप रोज़ रोज़ पूरियाँ खाएंगे, body is not made to Generally eat also it's one not type good. of food daily. So we have to cycle our food. Same goes with pregnancy. जो भी nutritious और good and clean diet है, वो आप साइकिल कीजिए. एक दिन आप अच्छे से सब्ज़ी का कंज्यूम कीजिए पूरा पोर्शन. पनीर अगर आपको पसंद है और वो सचमुच का पनीर है तो आप अच्छे से उसे कंज्यूम कर सकते हैं. इफ़ यू नॉन वेजिटेरियन, एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो कंज्यूम कर सकते हैं. और जैसे आप लड्डू कह रहे हैं, तो आई वुड से कि अगर इफ़ यू आर एबल टू कंज्यूम इट विदाउट हैविंग नोजिया, वॉमिटिंग एंड ब्लोटिंग, यू कैन हैव दैट. ऐसा नहीं है कि अगर आप लड्डू खाएंगे तो आपको बहुत बड़ी कोई चीज़ हो जाएगी. बस आप माइंडफुल होके खाएं कि ये नहीं है कि दो Portion eating is एग्जैक्टली कि आप पेट ही लड्डू से भर रहे हैं तो नहीं चल पाएगा. Right. And Dr. Shaila, what about the mental health? Like a lot of hormonal changes are happening and body is trying to accommodate a baby. So and आपका जो lifestyle है थोड़ा slow हो जाता है, आपका pace थोड़ा slow हो जाता है. Then I think it causes a lot of this mental stress or frustration at times, if I'm not wrong. So can you throw some light on this and how to deal with it? एज अ वुमन प्रेगनेंसी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है, और ये हमने खुद को समझा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेगनेंसी अच्छी होनी चाहिए. एंड ऑलमोस्ट इफ़ यू सी द ओनस एंड बर्डन ऑफ कैरिंग अ प्रेगनेंसी, डिलीवरिंग अ हेल्दी चाइल्ड इज़ ऑन अ वुमन. Right. तो ये बहुत बड़ी एक मेरे सर पे चीज़ है जो मुझे पूरी करनी है. अगर मैं इसको नहीं पूरा कर पाई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो एवरीथिंग इज टेकन बाय द फीमेल. I think it's a big risk. You're carrying a life inside. So I think this is something which is very big, right? True. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन तो आते ही है. एंड विद एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो कुछ इश्यूज़ भी मिलते हैं. वीमेन आर द ओनली वंस हु हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर करियर, जो उन्होंने भी बहुत पीक पे किया होगा और एकदम प्रेगनेंसी के बाद उनको छोड़ना है. ठीक है, राइट. फिर बहुत सारी वो चीज़ें सुनती हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत खाओ, ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो. ठीक है, एवरीवन इज सेइंग दैट फॉर योर बेनिफिट, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ फील होती है कि हम बहुत रडार में आ चुके हैं, हम बहुत देखे जा रहे हैं, हमें बहुत बताया जा रहा है, एंड बहुत बदलाव करने पड़ रहे हैं. सेकेंड इज़ यू आर वेरी राइट, पूरी बॉडी चेंज होती है, वेट गेन हो जाता है. अभी से ही हम सोचने लगते हैं कि ये वेट रिवर्सल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. whenever I am in contact with patients, they do share these concerns कि अब मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही जितनी मैं पहले थी, even for my partner, तो मैं कैसे कोप अप करूँ इस चीज़ को. सो एंड येस, एंड विद द डिलीवरी प्रोसेस नॉर्मल होगी,
सिजेरियन होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। आफ्टर डिलीवरी लॉट ऑफ थिंग्स डू कम इन, टेकिंग केयर ऑफ योर बेबी, रात में जाग रहे हैं, दिन में आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल। सो लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, बीइंग ग्रेटफुल योर प्रेगनेंसी, बिकॉज अगर ओपीडी में 40 पेशेंट्स हमारे प्रेगनेंसी के आ रहे हैं तो 20 पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के भी हैं, तो वी शुड वे दोज थिंग्स कि गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस, वी आर ब्लेस्ड विद प्रेगनेंसी, वी जस्ट हैव टू टेक केयर। ये भी एक टाइमली प्रोसेस है, 9 मंथ्स ही तो केयर करना है, उसके बाद तो डिलीवरी हो ही जानी है। सो विद अ पॉजिटिव अप्रोच थिंग्स कैन बी डेल्ट विद, but all said and done, there are conditions which require professional support. You need a psychologist, you need a counselor, sometimes psychiatrist is also required, because there is a spectrum of mood disorders in pregnancy. So वो एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें और टाइमली उसको रेफरल दें। राइट, वेरी ट्रू। एंड आई थिंक फैमिली काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबको पता है कि वी हैव टू गो एंड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, दे नो दिस थिंग, टू गेट द ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग। आई थिंक ये इमोशनल वेलबींग जो है, अगर ये फैमिली का सपोर्ट आए, एट टाइम्स आई थिंक हस्बैंड को भी नहीं पता होता, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनकी, तो दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट, है ना। इवन समटाइम्स जो आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, तो क्या एक कलेक्टिव काउंसलिंग जो होती है उसको इनिशियली इनकॉर्पोरेट किया जाए, एंड थ्रू आउट द 9 मंथ्स पीरियड अगर हर एक टाइम के बाद जो है काउंसलिंग के सेशंस में, दैट वुड बी हेल्पफुल। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। यस, एंड दिस इज़ हैपनिंग डॉक्टर निशा। होता क्या है कि अगर हम रूरल और अर्बन डिवाइड की बात करें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम अर्बन लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे एंड एक्सेप्टेंस विल बी हाई, और अगर हम रूरल डिवीजन में जाते हैं तो हमारा ये मानना है कि वो लोग अच्छे से नहीं समझेंगे, तो हम उधर एफर्ट्स ही नहीं करते। चीज़ें दोनों जगह सेम हैं, दोनों जगह ही आपको फैमिली से बात करनी है, दोनों जगह ही आपको पूरा, मतलब इसे सास बहू पखवाड़ा भी बोलते हैं, हम लोग काफ़ी बार कर भी चुके हैं कि वी कॉल सास बहू सम्मेलन भी। So we call Sas because she is the primary contact to take care at home. Husband who has to understand why these particular tests are required, कितनी visits क्यों चाहिए डॉक्टर के पास, क्या हाई रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उनके क्या implications है और हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आपको एक पूरा प्लान भी डिस्कस करना होता है, बिकॉज हम अभी जहाँ पे भी बैठे हैं, स्टिल एक लड़की से जब भी मैं पूछती हूँ कि आप कब नेक्स्ट विजिट अपनी करनी चाहती हो, उसकी गर्दन इनवेरिएबली घूमती है अपने हस्बैंड की तरफ। सो आई फील दिस क्यूट ऑल्सो, बट आई फील कि अभी भी हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और मेरे ख्याल से आप और मैं भी एक बार अपने जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं उनसे बात करना चाहेंगे। सो सेम हैपन्स विद देम। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नॉट टॉकिंग टू द फैमिली, नॉट काउंसलिंग देम? इट्स अ वंडरफुल आइडिया। और जब भी फेमिलियल काउंसलिंग होती है, हमारे लिए चीज़ें मैनेज करना बहुत आसान होता है। वी जस्ट हैव टू टेल कि हमने आपसे ये बताया था और अब ये हो रहा है, दे लाइक हाँ डॉक्टर साहब हमें मालूम है, प्लीज़ गो अहेड। That's beautiful, Agar. And another thing that I would like to ask, because we are talking about mental health, then what about the postpartum depression? What are the early signs of postpartum depression, and what are the treatment possibilities? कितने time at times I still feel that people are not very educated about the postpartum depression. I think कभी कभार आप उसको एक mild form ले लेते हो just because you're exhausted, and तो आप early signs नहीं जो है उनको आप understand कर पाते हो, then it can lead to the major concerns as well. So anything you would like to share about the postpartum depression? पोस्टपार्टम डिप्रेशन जितना आप और मैं समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वो बताया नहीं जाता, आइडेंटिफाई नहीं किया जाता और एड्रेस भी नहीं किया जाता। सो उसके पहले कुछ साइंस तो आपको शायद प्रेगनेंसी के दौरान ही दिख जाते हैं। पीपल हु कीप ऑन कमिंग टू योर ओपीडी, बार बार वो आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो कोई क्लियर बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पेट में दर्द है, आप देख के बता रहे हैं कि नहीं पेट में दर्द तो नहीं है, मतलब यू आर वेल, यू आर ओके, अल्ट्रासाउंड हो चुका है। स्टिल नेक्स्ट डे शी वॉक्स इन अगैन कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे तो पेट में दर्द है। सो दोज आर सम साइंस विच यू शुड रिकॉग्नाइज कि द पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, probably not opening up, क्योंकि अभी शायद उतनी हिम्मत आई नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस भी आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे। द पर्सन इज़ वेरी एंक्शियस, वो हर बात पे किसी से बात करना चाहती है, और शी कम्प्लीटली गोज़ इनटू साइलेंट मोड। हम बोलेंगे कि आप डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या जो भी है, या सिजेरियन के लेके जा रहे हैं, जैसा आप कहें। सो दैट मोड ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर डिलीवरी हैविंग सैड फीलिंग, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, टीयरफुलनेस, और उसमें सबसे पहले तो अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो वो
पहला जो बात है वो यही बताएंगी कि डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मैं अपने बच्चे का सही से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ. सो दैट फीलिंग इज़ कन्वर्टेड एंड गिवन दिस नेम कि मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ इसलिए मैं सैड हूँ, विच इज़ नॉट ट्रू. शी इज़ अंडरगोइंग पोस्टपार्टम मूड डिसऑर्डर, जिसका एक स्पेक्ट्रम है, जैसा आपने कहा माइल्ड फॉर्म. तो सबसे पहले पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, उसमें लड़की को बहुत सैडनेस होती है, शी डजंट लाइक टॉकिंग टू एवरीवन, फूड इम्पोजिशंस पसंद नहीं है, एंड शी गोज इनटू अ साइलेंट मूड. उसके बाद आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसमें टीयरफुलनेस है, लॉस ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट्स है, हस्बैंड तक से बात करना बंद कर देते हैं, और थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए एपैथी भी डेवलप हो जाती है, रो रहा है तो रो रहा है, ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं, क्लीन नहीं करा रहे हैं, तो वो स्टेज आ जाती है. एंड फाइनल इज पोस्टपार्टम साइकोसिस, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस. द लेडी में ट्राई टू do harm to herself or to the baby also. Yes, and to family persons also. Psychosis and suicidal tendencies उसमें बहुत high हो जाती हैं. So it's high time we as a society recognize these signs and symptoms. Very important, yes. और अगर पहले पता चल जाए, during time of pregnancy पता चल जाए, तो maybe we can have a counseling session for them. I think awareness is very important for that, because I think ये बहुत subtle signs होते हैं, जितना early आप इसको समझ पाएँ. डॉक्टर शैला, मैं कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करूँगी टू हैव सेफ प्रेगनेंसीज. तो बिफोर प्रेगनेंसी व्हाट मेडिकल टेस्ट वन शुड फॉलो, एंड देन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो, एंड देन आफ्टर द प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, इफ यू कुड प्लीज शेयर. बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं. हाँ, इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं, और ये बोला भी ज़्यादा, सम ऑफ माई फ्रेंड जैसे कि बहुत टेस्ट होते हैं, इतना क्या ज़रूरत है. एंड देन द मदर इन लॉ और प्रोबेबली यू नो द अदर ओल्ड रिलेटिव दिल से, अरे हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं होता था, तो ये अब का बिल्कुल है, मेडिकल साइंस अब करता है, ऐसा पहले नहीं होता. तो ऐसा कुछ है, मिथ है ये फैक्ट, और वी डू रियली वी नीड स्क्रीनिंग टेस्ट. We really need screening tests. We cannot do without that. Otherwise, what's the point of me visiting a patient visiting me? And there is some outcome related. So पहला तो आपने पूछा डिलीवरी से पहले हीमोग्लोबिन, आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं, BMI अपना ऑप्टिमाइज करें, थैलेसीमिया प्रोफाइलिंग करा लें, और अपना डायबिटीज़ और थायराइड. These are the basic tests which everyone should do, not only the one who is planning for pregnancy. Then during pregnancy, as I explained to my pregnant mothers कि इसको हम समझे कैसे, अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे की वेलबींग के लिए कि बच्चा कैसा चल रहा है. उसके भी 3-4 बहुत महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड होते हैं, टाइमलाइंस होती है जो करनी चाहिए. और ब्लड टेस्ट से आपके बारे में पता चलता है कि आप कितने स्वस्थ हैं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में हार्म ना आए. तो उससे वो बेटर समझ जाते हैं कि हाँ अच्छा ओके, ब्लड टेस्ट हमें इसलिए कराने हैं. सो ब्लड टेस्ट है, जैसे हीमोग्लोबिन एनीमिया के लिए है, थायराइड डिसऑर्डर है, एक डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं. जितने भी वायरली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं जो ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि मदर से बच्चे को भी ट्रांसमिट हो सकता है, जिसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस, anti-HCV, और एक सिफिलिस का टेस्ट है वो करते हैं. यूरिन का भी स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि UTI भी बहुत कॉमन है, स्पेशली इंडियन फीमेल्स में, और यहाँ इस पर्टिकुलर डिवीजन में तो बहुत ज़्यादा. इफ़ आई से व्हाट इज़ द मैक्सिमम थिंग यू सी इन योर प्रेग्नेंट फीमेल्स, इट इज़ एनीमिया एंड UTI. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टेस्ट. और अल्ट्रासाउंड में भी, सिंस वी आर टॉकिंग, पहले जो हम अल्ट्रासाउंड फर्स्ट करते हैं दैट इज़ डन फॉर डेटिंग एंड कंफर्मिंग प्रेगनेंसी. यूजुअली 6 से 8 हफ्ते के बीच में कर लेते हैं. एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ डन एट अराउंड 12 to 13 वीक्स. और उसके साथ हम एक ब्लड टेस्ट भी करते हैं, इधर डुअल मार्कर और NIPT, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट. NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, और भी नाम है उसके. सो वो दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट प्रोफाइल. एंड देन 5th मंथ पे एक अल्ट्रासाउंड, हम बच्चे के ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो गए हैं, दे आर ऑल वेल और नॉट, तो उसको एनामली स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं. फाइनली एक ग्रोथ स्कैन 7वें महीने पे, और एक फाइनली जो हम डिलीवरी से पहले एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि बेबी का वेट कितना है, प्रेजेंटेशन कैसी है, लाइकर कितना है, कॉर्ड बहुत बाहर तो नहीं है गले के अराउंड, वो सब देखने के लिए एक 36-37 वीक्स पे फाइनल एक अल्ट्रासाउंड. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज़ अ क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर दैट. अदरवाइज ये बेसिक 4 अल्ट्रासाउंड तो आई थिंक 100% होने चाहिए. I think with the very growing sedentary lifestyle, I mean, most of us are living a sedentary lifestyle.
that's why second is called as second smoking also. So and the pollution around. So I think हम लोगों का जो एक बेसिक लाइफस्टाइल है वो हमारे मदर फादर के लाइफस्टाइल से बहुत अलग है. तो आई थिंक लाइक यू सेड कि ये टेस्ट शायद पहले इतना मैंडेटरी नहीं होते होंगे, बट लाइक लैक ऑफ सनलाइट, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आउटसाइड ईटिंग, जंक ईटिंग, लो हीमोग्लोबिन. सो आई थिंक इस टाइम पे जो टेस्ट हैं दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड डॉक्टर शैला, व्हाट अबाउट द जेस्टेशनल डायबिटीज़? ये हम बहुत कॉमन सुनते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ डेवलप हो गया या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो गया, जिससे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. एंड प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की जगह वन हैज़ टू गो फॉर दी सिजेरियन डिलीवरी. सो आप प्लीज़ कुछ शेयर करेंगे इसके बारे में? जब एक प्रेगनेंसी बनती है, एक फीमेल किस जेनेटिक लीनिएज से है, मेल किस जेनेटिक लीनिएज से है, और वो दो जीन्स मिलके एक बच्चा बना रहे होते हैं which a female has to carry. That pregnancy is like normal and smooth. Female has to compromise a lot, like body has to compromise a lot so that वो foreign body अपने अंदर वो grow कर पाए. तो उसके चलते there are certain disorders which may happen, like thyroid problem हो सकती है, as you said diabetes develop हो सकती है which may develop during pregnancy या पहले से हो और अब पता चला हो. तीसरा है एनीमिया, बिकॉज डिमांड्स बहुत बढ़ जाती हैं और आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं. एंड इट इज़ वेरी कॉमन. इफ़ आई हैव टू कोट, लगभग 50-60% ऑफ द इंडियन फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, और ये प्रोपोर्शन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में. फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको हम हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं. सो दीज आर द थिंग्स विच मे हैपन. कुछ इसमें जेनेटिक क्लॉजेस भी हैं जिनकी फैमिली में हाइपरटेंशन डायबिटीज़ रन करती है. दे आर मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग दीज. सेकेंडली, आपने जैसे कहा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि जो आप खा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं वो शायद हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द बेबी. सो इफ़ आई एम ईटिंग मोर फूड, सिटिंग ऑल द टाइम, माई जीन्स आर मेड कि उसमें डायबिटीज़ शायद हो, तो वो जीन्स अनफोल्ड भी होते हैं. आप उस एनवायरनमेंट दे दीजिए, बैठे रहिए, कुछ मत करिए, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, गुड हार्मोन्स आर नॉट रिलीजिंग विच आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्टिव लाइफस्टाइल. आप टाइम पे मत सोइए, आप जंक खा लीजिए, तो वो जीन्स अनफोल्ड हो गए और डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है. सो दिस इज़ नेवर अ वन कॉज कॉजिंग वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके. नेवर. इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल. बहुत सारी चीज़ें मिलके एक डिजीज़ बनाती है. इसलिए हमें बहुत दिशाओं में काम भी करना पड़ता है. खाना भी अच्छा खाना पड़ता है, सोना भी अच्छा होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है और पॉजिटिव भी सोचना होता है. तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग में काफ़ी हद तक हम समझ पाते होंगे. एट फर्स्ट कॉन्टैक्ट इटसेल्फ. फर्स्ट कॉन्टैक्ट इटसेल्फ. कैन वी मैनेज इट? आई मीन, इज़ इट रिवर्सिबल? लाइक ये एक बहुत एक ले पर्सन का क्वेश्चन है कि मुझे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुआ, बट वंस माई प्रेगनेंसी इज़ ओवर थिंग्स विल गेट सेटल डाउन और आई हैव टू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ओके, जैसे डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में डेवलप होती है, आई से 80 to 85% तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पे ही रिकवर हो जाते हैं. 10 से 12% केसेस में हमें या तो टैबलेट या फिर इंसुलिन से उसको कंट्रोल करना होता है. एंड अगेन इन 90% ऑफ दोज केसेस प्रेगनेंसी के बाद वो वापस रिवर्स भी हो जाता है. यू जस्ट हैव टू मेंटेन. और हम एक ये समझाते हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है तो हो सकता है आगे आने वाली लाइफ में आपको ये हो जाए. सो बिकॉज यू आर मोर एट रिस्क. सम लिटरेचर से इसके आपको 5 गुना ज़्यादा रिस्क है, 7 गुना, मैं तो कहती हूँ 1 गुना ज़्यादा रिस्क भी है. तो आप अपना ख्याल रखें. डॉक्टर शैला, क्या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है दिस अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन? बहुत बड़ा सवाल है. वन ऑफ द मेजर किलर्स इन आवर कंट्री इज़ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. और जब ये कंट्रोल नहीं होता है ये बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है. इसको हम प्री एक्लैम्सिया और उसके बाद एक्लैम्सिया बोलते हैं, जिसमें दौरे पड़ते हैं, मदर्स में लैंड इनटू कोमा, इंट्रायूट्राइन फीटल मिसहैप्स भी हो सकते हैं. एंड इफ़ इट इज़ नॉट टेकन केयर वेल इन टाइम, सो वी कैन लूज मदर ऑल्सो. So if I have to issue one red flag during the entire pregnancy is eclampsia, is high blood pressure during pregnancy. So make sure जब भी कोई pregnant lady किसी डॉक्टर के पास जाती है, अपना blood pressure अपना राइट समझ के उसको चेक करना है. हर बार चेक करना है, बार बार चेक करना है.
आई थिंक ये ऑडियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू गो थ्रू योर रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोसेस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो प्रेगनेंसी में लेटर स्टेजेस में आपको इफेक्ट कर सकती हैं वो आपकी स्क्रीनिंग में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ प्लान कर सकते हैं, इफ़ आई एम राइट अबाउट दिस. डॉक्टर शैला, व्हाट अबाउट दी सिजेरियन एंड दी नॉर्मल डिलीवरी? कहा जाता है कि आज के टाइम पे मीन्स जब आप एक ग्रुप में इन जनरल पब्लिक जब डिस्कस कर रहे होते हैं टुगेदर कि आजकल तो सिजेरियन ही होता है, डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी कराते ही नहीं हैं. आप हॉस्पिटल में जाइए आपका सी सेक्शन ही कर देंगे. सो ये सच काइंड ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स वी इनकाउंटर. मिथ और अ फैक्ट, प्लीज इफ यू कुड थ्रो सम लाइट. ओके, मेरा ये मानना है नॉर्मल डिलीवरी तो हम कोई नहीं होते हैं कराने वाले. इट हैपन्स बिकॉज द फीचर्स आर सच. लेबर पेन स्टार्ट हुआ, बेबी ने हेड नीचे लाना शुरू किया, पेन बढ़े, वी आर जस्ट देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू एंड एनकरेज यू. सो नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोसेस. आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ वेजाइनल डिलीवरी. तो इसके लिए पहले से ही शुरुआत करके रखते हैं. लो रिस्क प्रेगनेंसी है, everything is well in place, why not go for a natural birth, right? So and I feel it's every female's right to get a trial for vaginal delivery. नहीं हो पाएगा तो cesarean is a safe alternative. एंड ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और आपको नो सिजेरियन कर दिया जाएगा. बिलीव मी, नो डॉक्टर लव्स डूइंग सिजेरियन एंड स्पेशली व्हेन यू गो फॉर सीनियर लेवल जो खुद कर, मतलब व्हाट डू आई वांट एट द एंड? My patient and her baby and family should be happy. They should have a healthy outcome related to this particular pregnancy. So अगर मैं अपने patients को counsel करती हूँ तो first अगर सब कुछ ठीक है, well in place है, go for natural birth, normal vaginal delivery का trial. अगर उसमें risk ऐसे हैं जिसमें there is a risk to mother or baby, then we may go for a cesarean. But ultimately it's all about shared decision making. There is never forcing from any doctor side कि हम तो cesarean ही करके मानेंगे. So we always give option. We explain कि इसमें ये problem है. If you agree, we can go forward. और if you do not agree or we do not want, we mutually decide कि हम ये particular risk नहीं लेना चाहते हैं, we go for a cesarean delivery. With this, I'll say कि cesarean भी कोई crime नहीं है. It is done to save our mothers and our baby's life. Why we are sitting on a very low mortality rate in India today is because of safer delivery options. Yes, so it has saved our neonatal and maternal death rate. We are delivering happy babies, but definitely normal and natural should be the first preference अगर कोई problem नहीं है तो. So with this I'll come to the last question about the lactation part. After pregnancy I heard that milk production at times जो होता है कुछ मदर में complicated रहता है. तो what are the things that we need to take care of like related to the lactation aspect? सबसे पहला पॉइंट है जैसी डिलीवरी हो वी शुड इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको हम क्रॉलिंग भी बोलते हैं. जैसी वेजाइनल डिलीवरी होती है, आई पुट द बेबी ऑन मदर्स टमी, द बेबी क्रॉल्स टुवर्ड्स मदर्स ब्रेस्ट एंड दे स्टार्ट, दैट्स अ नेचुरल रिफ्लेक्स, दे स्टार्ट सर्चिंग एंड देन दे स्टार्ट सर्कलिंग ऑल्सो. अगर ये नहीं हो पाए तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, EIBF बोलते हैं उसको, विद इन 1 hour और 3 hours ऑफ सिजेरियन. सो नॉर्मल डिलीवरी के 1 घंटे में और सिजेरियन के 3 घंटे तक स्टार्ट कर देना है. अक्सर मदर्स ये मानती हैं कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिफ्लेक्स सेट नहीं हुआ है. इट इज़ रिफ्लेक्स बेस्ड, इट इज़ नॉट मेडिसिन बेस्ड. कोई ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन देंगे तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. जितना अच्छा रिफ्लेक्स और बॉन्डिंग मदर और बेबी का होगा उतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा. If the lady is taking certain medications या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ब्रेस्ट फीडिंग में, there are few situations जहाँ पे हम ब्रेस्ट फीडिंग encourage नहीं करते हैं. नहीं तो in my opinion everyone has, as I said, full right to breastfeed her baby and it should be started early. There are certain foods which are natural promoters of milk production like methi, sauf and zeera, but they should not be consumed in excessive amounts because their side effects are unknown and we see them in our cesarean and delivery patient in the form of increased bleeding and all that stuff. So ये जो natural galactogogues हैं, they are very very मतलब excellent foods for this. इसीलिए वो शायद लड्डू भी बनते थे and they should be consumed and can be consumed to increase lactation. मगर उससे पहले आप अपने बेबी को अपने गोद में उठाइए, अपने हाथों से पकड़िए, प्यार से देखिए, मिल्क प्रोडक्शन खुद शुरू हो जाता है. Thank you so much, Dr. Shaila.